चलिए ध्यान देंगे। कल हर्यक वंश के विषय में आपको बताया गया था। मगध उत्कर्ष में हर्यक वंश कल आपको बताया गया था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग, मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। तो हम देखेंगे कि शिशुनाग वंश का समय 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व है और नंद वंश, इसके बाद नंद वंश पढ़ाएंगे। नंद वंश का समय 344 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व है। अब देखेंगे हम सर्वप्रथम शिशुनाग वंश के विषय में हम सर्वप्रथम जानकारी हासिल करेंगे। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। वह मगध की गद्दी पर बैठते ही वत्स और अवंती को जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाया था। शिशुनाग के समय में ही मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर के मालवा तक का भूभाग शामिल था। यानी शिशुनाग बजियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो शिशुनाग जो था, इसके समय में आपको इतना ही जानना है कि मगध साम्राज्य में वत्स और अवंती को मिलाता है, ठीक ना, और बजियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पाटलिपुत्र के स्थान पर अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाता है? वैशाली। अब शिशुनाग वंश का जो शक्तिशाली राजा था उसका नाम कालाशोक था। कालाशोक को पुराणों में और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया है। काकवर्ण का अर्थ होता है यानी कौवे के रंग के समान, ठीक ना। तो जो कालाशोक था काले रंग का था, इसलिए उसको काकवर्ण कहा गया है, ठीक ना। इसने क्या किया कि वैशाली से कालाशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। यानी वैशाली के स्थान पर कालाशोक कहाँ राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसी के समय में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति चुलबग्गा वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, यानी महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद और कालाशोक के शासनकाल के 10 वर्ष बाद, यानी बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति चुलबग्गा वैशाली में बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता शावक मीर ने किया था। इस संगीत में मतभेद हो जाने के कारण बौद्ध धर्म 2 संघों में बट गया, स्थविर और महासंघिक, ठीक ना। दीपवंश और महावंश से ज्ञात होता है कि कालाशोक 28 वर्षों तक शासन किया, ठीक ना। इसके मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारियों ने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया था, ठीक ना। और इस वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था। नंदिवर्धन को महानंदिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो हम इसके पॉइंट अब देख लेंगे थोड़ा। जैसे शिशुनाग, शिशुनाग तो शिशुनाग वंश की स्थापना किया। पहला पॉइंट, शिशुनाग वंश की स्थापना किया। पहला पॉइंट, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने किया था, शिशुनाग। दूसरा पॉइंट, अवंती और वत्स को, अवंती और वत्स को जीतकर मगध में मिलाया, मगध में मिलाया। तीसरा पॉइंट, इसने बजियों पर कठोर नियंत्रण रखने के लिए, कठोर नियंत्रण रखने के लिए वैशाली के स्थान पर, वैशाली के
स्थान पर पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया। वैशाली को राजधानी बनाया। ठीक ना बाबू? तो ये 3 पॉइंट शिशुनाग से बनते हैं। इस वंश का शक्तिशाली राजा कालाशोक हुआ। तो शिशुनाग वंश का सबसे शक्तिशाली कौन था? दूसरा राजा था, उसका नाम क्या था? कालाशोक। अब देखिए कालाशोक का जो समय है 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व है। 366 ईसा पूर्व। ठीक ना? अब इसे क्या पॉइंट बन सकते हैं? इसको पुराणों दिव्योदान में, पुराणों और दिव्योदान में, दिव्योदान में काकवर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? काकवर्ण कहा गया है। काकवर्ण। यानी इसका रंग कैसा था? कौवे के रंग जैसा था ये, इसका रंग। वर्ण माने रंग होता है, काक माने कौवा होता है। ठीक ना? अब देखिए इसने क्या किया, वैशाली के स्थान पर, वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ठीक ना? तीसरा पॉइंट कि इसी के समय में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीत बुलाई जाती है। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीत बुलाई जाती है। द्वितीय संगीत। यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो द्वितीय संगीत बुलाई गई थी इसका समय 383 ईसा पूर्व है। कितना? 383 ईसा पूर्व है। और यह संगीत कहाँ बुलाई गई इसके शासनकाल में? चुलबग्गा नामक स्थान पर। कहाँ? चुलबग्गा। चुलबग्गा। और चुलबग्गा कहाँ है? वैशाली में है। यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, कहाँ है? वैशाली में है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता साबक मीर ने किया था। साबक मीर। और साबक मीर को शब्द कामी के नाम से भी जाना जाता है। साबक मीर को किस नाम से जाना जाता है? तो शब्द कामी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ विशेष पॉइंट आपके लिए ये है कि जो ये द्वितीय संगीत बुलाई गई थी बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद बुलाई गई थी। यानी 100वें वर्ष, महापरिनिर्वाण के 100वें वर्ष बुलाई गई थी। और कालाशोक के शासन के आपके 10वें वर्ष बुलाई गई थी। तो ये ध्यान दीजिएगा, यानी महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100वें वर्ष और कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीत चुलबग्गा वैशाली में बुलाई जाती है। ठीक ना? अब इसमें क्या होता है? इस संगीत में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। और मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण इस संगीत में बौद्ध धर्म 2 संघों में बंट गया। बौद्ध धर्म 2 संघों में बंट गया। ठीक ना? पहला स्थविर और दूसरा महासंघिक। ठीक ना? तो ये आपका है दीपवंश महावंश से ज्ञात होता है। दीपवंश, कालाशोक का ही पॉइंट ऊपर देखेंगे। दीपवंश और महावंश से ज्ञात होता है, और महावंश से ज्ञात होता है कि कालाशोक 28 वर्षों तक शासन किया। 28 वर्षों तक शासन किया। ठीक ना? अब देखिए इसकी मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारियों ने 22 वर्षों तक शासन किया। 22 वर्षों तक शासन किया। ठीक ना?
शासन किया। इस वंश का अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक नंदिवर्धन था। अंतिम शासक कौन था बाबू? नंदिवर्धन, और इसको महानंदिन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इस वंश के बाद नंद वंश का समय आता है, ठीक ना। और नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने किया था। तो इसको मिटा दे रहा हूँ। तो नंद वंश के विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे। नंद वंश, देखिए नंद वंश का जो समय है 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व है, ठीक ना बाबू। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो महापद्मनंद ने किया था, महापद्मनंद, ठीक ना। यानी नंद वंश की स्थापना किसने किया था? महापद्मनंद ने किया था, ठीक ना। इसको पुराणों में सर्वछत्रांतक कहा गया है और भार्गव का अवतार माना गया है। यानी पुराणों में इसको क्या कहा गया है? महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक, पुराणों में इसे सर्वछत्रांतक कहा गया है। सर्वछत्रांतक, ठीक ना। और भार्गव का अवतार, यानी भार्गव का मतलब होता है परशुराम का अवतार, परशुराम का अवतार माना गया है, ठीक ना। यानी पुराणों में इसको क्या क्या कहा गया है? सर्वछत्रांतक। और सर्वछत्रांतक का मतलब क्या होता है? क्षत्रियों का नाश करने वाला। आज इसको पुराणों में ही भार्गव भी कहा गया है, यानी परशुराम का अवतार कहा गया है, ठीक ना। महापद्मनंद एकराट की उपाधि धारण किया था, एकराट की उपाधि धारण किया। एकराट और एक छत्र, की उपाधि धारण किया, ठीक ना, उपाधि धारण किया था। ठीक ना बाबू। इसको शूद्र शासक माना गया है, यानी इसको एक शूद्र शासक माना गया है, शूद्र शासक माना गया है। पुराणों में इसको शूद्र शासक माना गया है, शूद्र शासक पुराणों में माना गया है, ठीक ना। अब देखिए, इसके 8 पुत्रों में, यानी महापद्म नंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर महान का समकालीन माना जाता है। यानी महापद्म नंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था, सिकंदर का समकालीन था, ठीक ना। यानी घनानंद के समय में ही सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। क्या कहा है? अग्रमीज कहा है। और घनानंद की हत्या 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया। यानी घनानंद का विनाश किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। तो घनानंद से आप पॉइंट क्या जाने, यूनानी लेखकों ने उसको क्या कहा? यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। और सिकंदर महान, यानी इसी के समय में सिकंदर महान ने भारत पर, यानी पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था, ठीक ना। और हाइडे स्पीज के युद्ध में 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीज के युद्ध, जिसको वितस्ता नदी का युद्ध भी कहते हैं, उसको झेलम नदी का युद्ध भी कहते हैं, उस युद्ध में राजा पोरस को पराजित किया था, ठीक ना। घनानंद का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक ना। तो आज आप जाने शिशुनाग वंश और नंद वंश, ठीक ना। आज यहीं तक रहने दिया जाए, ठीक।